प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद पीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पीएम एकता परेड में हिस्सा लेंगे। 2014 में बीजेपी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद से सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पीएम गुजरात पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एकता परेड में हिस्सा भी लेंगे। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई, उसके बाद से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर से मनाया जा रहा है और इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने के लिए गुजरात पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला इस वक्त स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए रवाना हो चुका है और अब से थोड़ी ही देर बाद वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पूरा देश आज रन फॉर यूनिटी में शामिल हो रहा है और पूरे देश में एकता का संदेश देने के लिए ये एक तरह से पूरे देश में एक संदेश दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को पूरे देश में फैलाने का एक प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक कदम उठाया गया है। 2014 में जब बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई थी, तभी से जो ये जयंती है पूरे देश में मनाई जा रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। कल वो यहाँ पर आए थे और अपनी माता का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया और आज पूरा देश 144वीं जयंती मना रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अपने काफिले के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और अब से थोड़ी ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया था और अब प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद एकता परेड में भी हिस्सा लेंगे। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल के महत्व को दर्शाने के लिए ये कदम उठाया गया है। जैसा कि अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि कितना बड़ा योगदान है, ये दुनिया कभी नहीं भूल सकती। प्रधानमंत्री मोदी की ये कोशिश है कि उनके विचारों को दुनिया और देश के सामने रखा जाए कि किस तरह से लौह पुरुष के नाम से उनको जाना जाता था। जो देश के लिए उन्हें किया वो कभी भी भूला नहीं जा सकता। रियासतों को मिलाने का काम किया, जब देश संकट में था उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल एक लौह पुरुष की तरह सामने आए, जिन्होंने तमाम रियासतों को देश में मिलाया और इस देश को एक अखंड भारत का स्वरूप दिया। और हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, वहां पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और सबसे जो एक अलग बात यह है कि 2014 से जब केंद्र में आए, वो तब से इसको बड़े ही जोश के साथ मनाया जाता है उनकी जयंती को। तो किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी तस्वीर को? बिल्कुल, ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है भरा, ये बहुत ही अद्भुत है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है और एक ऐसी योजना थी जो मोदी सरकार ने शुरू की और मोदी सरकार ने ही खत्म करके उसको अमली जामा पहनाया, उसका उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात है कि सरदार पटेल को फिर से भारत के इतिहास के पन्नों में और भारत के युवाओं के सामने जिंदा कर दिया कि भारत को एकीकृत करने में और भारत की आजादी में और आजादी के बाद के भारत को एक करने में कितना बड़ा योगदान सरदार पटेल का रहा हो। इतिहास में काफी बहस हुई इस बात को लेकर, लेकिन इतना तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल ने उसको काफी, उन पुरानी यादों को काफी धो डाला और सरदार पटेल को एक बार फिर से मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी काफी बड़ा तीर्थ स्थान बन चुका है। माना जा रहा है कि इस बारी कम से कम 60 लाख दर्शक पूरे साल में यहाँ पर आ चुके हैं और आज कई परियोजनाओं का वहाँ पर उद्घाटन करेंगे, जिसका प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ वहाँ सैनिक बलों का और सुरक्षा बलों का मार्च पास्ट भी होगा, एक रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। तो जाहिर तौर पर एक संदेश देने की कोशिश पूरे देश को कि सरदार पटेल को बीजेपी भूली नहीं है और न देश की जनता को भूलने देगी। और प्रधानमंत्री शायद यही कारण है कि सुबह से ही केवड़िया में पहुंचे हुए हैं और सरदार पटेल की प्रतिमा पर अभी आप देख रहे होंगे इन तस्वीरों को
जिस तरह से उनकी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिल्ली में अमित शाह खुद अब से थोड़ी देर में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसद भी दौड़ेंगे। पूरे देश में सुरक्षा बलों के सम्मान में शपथ ली जाएगी और जाहिर तौर पर जो सुरक्षा बल हमारे सीमाओं पर सुरक्षा कर रहे हैं, नक्सलियों से सुरक्षा कर रहे हैं, उन सुरक्षा बलों को अगर पूरे भारत की जनता अगर धन्यवाद दे रही है तो ये भी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होती है। और प्रधानमंत्री की यही पहल 2014 में शुरू की थी उन्होंने। सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को, और मुझे याद है तब प्रधानमंत्री खुद राजपथ पर उन्होंने दौड़ लगाई थी आम जनता के बीच में। काफी उनकी सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, तो उस भीड़ भाड़ में प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए कूदे लोगों को, और वो परंपरा लगातार चली आ रही है और उम्मीद करते हैं कि वो परंपरा जारी रहेगी। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज वहां पहुंचे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे। बिल्कुल अमिताभ, और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी फूल अर्पित कर कर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और अमिताभ, आपसे जानना चाहेंगे कि अपनी मन की बात में भी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र किया और पूरे देश में रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेने का एक आह्वान किया लोगों से। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देश को। बिल्कुल, एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश भी है। रन फॉर यूनिटी के माध्यम से उन्होंने फिट इंडिया का जो आह्वान किया था कि पूरा देश फिट रहेगा, फिट रहेंगे लोग तो फिट रहेगा देश, ये नारा भी प्रधानमंत्री ने दिया था। तो कम से कम अगर रन फॉर यूनिटी के बहाने आम जनता सुबह सुबह का दौड़ भी लगा रही है तो ये बहुत अच्छी पहल होती है। अगर बिना कानून बनाए, बिना किसी को थोपे हुए सरकारी आदेशों को अगर आम जनता को लोग की ऐसी चीजों को अगर जन आंदोलन बना दिया जाए, लोगों के दिल में बिठा दिया जाए, बच्चों के मन में, युवाओं के मन में, तो ये ऐसी मूवमेंट, ऐसे आंदोलन हमेशा सफल होते हैं। और शायद यही कारण है कि सरदार पटेल के बहाने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम लोगों को जोड़ने की कोशिश, ये बहुत अच्छी पहल प्रधानमंत्री ने तमाम कार्यों में शुरू किया है। चाहे वो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का मामला हो या फिर आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान हो, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि बिना कानून बनाए हुए जन आंदोलन के रूप में बदली गई हैं। तो एक प्रधानमंत्री की कोशिश हमेशा से रहती है, और रन फॉर यूनिटी का कॉल उन्होंने 2014 में ही दिया था और वो लगातार परंपरा जारी है। और मन की बात में उसकी बात करके और उन्होंने ये बात पूरे देश की जनता को बताया था। और देश की तमाम राजधानियों में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, हर जगह लोग हिस्सा ले रहे हैं, मंत्रियों को भेजा गया है, सांसदों को भेजा गया है, बीजेपी पूरी तरह से इस काम में लगी हुई है। तो प्रधानमंत्री खुद अकेले नहीं आगे बढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, पूरे देश को इसमें भागीदारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरदार पटेल उसमें एक सिंबल है, एक चेहरा ऐसा है सरदार पटेल का जो इसने आजाद भारत में तमाम 550 रियासतों को एक सूत्र में बांधकर भारत बनाने का काम किया था। और यही सरदार पटेल जिनको इतिहास के पन्नों में अगर बहुत ज्यादा शीर्ष भूमिका नहीं मिली, उन इतिहास के पन्नों को बदलने की कोशिश मोदी सरकार ने की है और प्रधानमंत्री खुद इसमें सबसे आगे रहे हैं। सरदार पटेल को अगर सरदार बार बार यही सवाल उठाया जाता है कि सरदार पटेल अगर एग्रेसिव होते, सरदार पटेल को बढ़िया रोल मिला होता तो शायद भारत अलग ही न हुआ होता। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर बहस नए सिरे से छिड़ी गई है, लेकिन सरदार पटेल का चेहरा और भारत की एकता और अखंडता के लिए सबसे आगे लाकर जरूर खड़ा कर दिया गया है पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री के द्वारा। और खुद श्रद्धांजलि देकर आज वहां पर फूलमाला चढ़ाकर और उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर प्रधानमंत्री ये भी संदेश देश की जनता और दुनिया को भी दे रहे हैं। बिल्कुल अमिताभ, और जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और अमिताभ, जानने वाली बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां गुजरात में मौजूद हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह सुबह दिल्ली के मेजर चंद ध्यानचंद स्टेडियम में मौजूद थे और तड़के सुबह हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कामयाब हुए हैं लोगों तक एकता का संदेश देने में। बिल्कुल, ये तभी मैंने कहा कि बिना कानून बनाए, बिना किसी पर सरकारी आदेश थोपे हुए जनता को कि वो उस हिस्से उसमें भागीदारी देकर, जनता का आह्वान कर उनकी अंतरात्मा को झकझोर कर अगर जन आंदोलन बनाया जा रहा है, अगर आप बच्चे अगर सड़क पर पॉलिथीन फेंकने में या प्लास्टिक के अगर चिप्स के पैकेट फेंकने से बच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा संदेश देश की जनता के मन में जा चुका है। स्वच्छ भारत का हो चाहे सिंगल यूज प्लास्टिक का हो, और यही बात राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में है। यहाँ सैनिकों, सुरक्षा बलों को, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस फोर्स हो, तमाम बिल्कुल। और आज पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती मना रहा है और
रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की है। 2014 से जब बीजेपी केंद्र में आई तभी से ये जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। भोपाल के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे कुछ लोगों ने वहां के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। आरोप है कि लोगों को रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं आया, जिससे नाराज होकर उन्होंने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी और जब रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह मारपीट पर उतर आए। हंगामा कर रहे लोगों में शामिल एक आदमी रेस्टोरेंट के शीशे को तोड़ने के लिए उस पर जोर जोर से पैर मारता दिखा, जबकि एक आदमी ने टेबल पर रखी बोतल उठाकर एक कर्मचारी के सिर पर मार दी। आरोप है कि उन लोगों ने रेस्टोरेंट की महिला कर्मचारियों के साथ भी छेड़छाड़ की। उन्हें खाना पसंद नहीं आया तो वो जाके किचन में फिर मारपीट करने लगे। अलग तरीके से उन्होंने छुआ भी और हमारा तो हाथ भी पकड़ लिया। लोगों ने रेस्टोरेंट के किचन में घुसकर भी मारपीट की। सबसे पहले एक आदमी किचन में घुसा और वहां काम कर रहे कर्मचारी से भिड़ गया। कुछ ही देर में एक और आदमी तेजी से किचन के अंदर घुसा और कर्मचारी का कॉलर पकड़कर मारपीट करने लगा। धीरे धीरे कई और लोग भी किचन में पहुंच गए। इसके बाद कर्मचारी भी उन लोगों पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने लगे। एक आदमी ने वहां रखा खाना कर्मचारी के ऊपर फेंक दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि वो लोग एक दूसरे पर लोहे की रॉड से हमला करने लगे। मारपीट के बीच कई महिलाएं और रेस्टोरेंट की महिला कर्मचारी लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक आदमी महिला कर्मचारी से ही उलझ गया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद दोनों पक्षों ने पुलिस स्टेशन में जाकर मामला दर्ज कराया। खाना कुछ लेट होने के कारण उनका आपस में होटल के वेटर के साथ में और वहाँ के प्रबंधन के साथ में लगा हो गया था। इस दोनों पक्षों पे आपस में काउंटर का पंचनामा किए गए हैं। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में मौजूद कोल इंडिया और वीडियोकॉन कंपनी के कैंपस में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने का पता चलते ही वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि कंपनी के कैंपस में लगी आग तेजी से फैल रही थी और उसकी ऊंची लपटें दूर से ही देखी जा सकती थी। आग लगने की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। पूरा इलाका धुएं के गुबार से ढक गया। आग इतनी भीषण थी कि उसने थोड़ी ही देर में एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आनन फानन में आग की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसके बाद वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुट गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पाइप से आग पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के अमेठी में पुलिस हिरासत में एक आदमी की मौत से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि लूट के एक मामले में पूछताछ के लिए पुलिस इस आदमी को घर से उठाकर ले गई, लेकिन पूछताछ के दौरान हालत बिगड़ने के बाद आदमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके के लोग अस्पताल पहुंच गए और शव को लेकर वहीं धरना शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ने की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जबकि कई नेता भी लोगों को समझाने मौके पर पहुंच गए। मारे गए आदमी के परिवार वालों ने पुलिस पर उसे जहर खिलाने का आरोप लगा दिया। हमारा भाई, तुम्हारा जो छोटा भाई वो भतीजा, उससे कह रहा मुझे कुछ खिलाया गया, मुझे कुछ खिलाया गया है। अब ये मरते वक्त झूठ बोलेगा। मौके पर पहुंचे नेताओं ने गुस्साए लोगों को शांत करने की कोशिश की और किसी भी तरह के हंगामे पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी। अभी अगर कोई उग्र हो गए तो आगे 10 साल नहीं, पूरी जिंदगी मुकदमा झेलोगे और 4-4 मुकदमे लदेंगे। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया और यूपी पुलिस पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोली। लोगों का हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी हरकत में आ गई और मारे गए आदमी के परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया। परिजनों को इससे जो तहरीर मिली है उसके हिसाब से हम लोगों ने जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। दिवाली के 3 दिन गुजरने के बाद भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक बना हुआ है। प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को एडवाइजरी जारी कर आउटडोर एक्टिविटी बंद करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ऐसे में पोल्यूशन का असर बच्चों पर क्या हो रहा है, स्कूली बच्चों पर क्या हो रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूरजमल बिहार के एक स्कूल के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के, और उनके गार्जियन भी हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा सीवियर कैटेगरी में है, तो आप लोग किस तरह के प्रिकॉशन ले रहे हो और आप क्या चाहते हैं? सर, वैसे वो मास्क लगाने के लिए जो दिया है गवर्नमेंट ने वो लगा रहे हैं, और वैसे इस दौरान जो पराली जलाई जाती है हरियाणा के अंदर, उसको थोड़ा सा वो करा जाए,
गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे। आपको मास्क मिला है स्कूल से या स्कूल से मिला? आज मिलेगा। आज क्या? आज मिलेगा। तो पोल्यूशन फेस होता है, प्रॉब्लम होती है ऐसे जब होती है, लेकिन स्कूल वाले हमारी हेल्प कर रहे हैं तो उस वजह से हम अच्छा आज मास्क मिलने की बात है। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? कि हमें सांस नहीं ले जा रही। अच्छा। और धुआं बहुत है, उससे हम बीमारी पड़ सकते हैं। धुआं बहुत है। तो देखिए ये बच्चे बता रहे हैं धुआं बहुत है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप क्या कहेंगे जो आप देख रहे हैं कितना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इस पर क्या कहते हैं? सर यहाँ तो वो पोल्यूशन ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा है, सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा सी होती है, बच्चों को बहुत परेशानी होती है। सुबह सुबह जब लेकर निकलते हैं बच्चों को स्कूल के लिए तो और बाइक पे आप आते हैं तो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ी से घुसती है, तो क्या कहेंगे छुट्टी होनी चाहिए क्या? सर हाँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत सी होती है। अच्छा दिक्कत हो रही है। बेटा दिक्कत हो रही है? यस सर। केंद्र सरकार नौकरी पेशा लोगों को जल्द ही बड़ा तोहफा दे सकती है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार नौकरी पेशा लोगों को मिलने वाली ग्रेच्युटी के नियमों में बड़ा बदलाव कर सकती है। बताया गया कि ग्रेच्युटी की रकम पाने के लिए लगातार 5 साल नौकरी की समय सीमा को घटाकर 1 साल किया जा सकता है। यानी नौकरी के 1 साल पूरे होने पर भी कंपनी को ग्रेच्युटी की रकम देनी होगी। ग्रेच्युटी वो रकम होती है जो किसी नौकरी पेशा को उसके वेतन और प्रोविडेंट फंड के अलावा कंपनी से मिलती है। ग्रेच्युटी की रकम किसी व्यक्ति के वेतन और उसकी नौकरी की मियाद पर निर्भर करती है, यानी जितनी लंबी नौकरी होगी ग्रेच्युटी की रकम उतनी ही ज्यादा होगी। बताया गया कि केंद्र सरकार 18 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में ग्रेच्युटी से जुड़े नियमों को बदलने के लिए संशोधन बिल पेश कर सकती है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ करवाने की एक नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से जुड़े लोग ने एलओसी के पास आग लगा दी है, जो धीरे धीरे भारतीय सेना की ओर से लगाई तारबाड़ के पास पहुंच गई है। बताया गया कि इस आग की वजह से आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए लगाई गई बारूदी सुरंगों में धमाके होने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद एलओसी पर पहले से मुस्तैद सेना के जवान आग को काबू पाने की कोशिश में जुट गए हैं। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। पवन, ये जो नापाक हरकत की गई है पाकिस्तान के द्वारा, अभी की ताजा अपडेट क्या है? कितना काबू पाया जा चुका है आग पर? देखिए, ये पुंछ का मेंढर सेक्टर है, जहां पर 3 जो इलाके हैं जहां से अक्सर सीज फायर का वायलेशन होता है, आतंकियों की घुसपैठ करवाई जाती है। उस इलाके में पाकिस्तानी सेना ने आग लगा दी थी कल शाम को, जो आग धीरे धीरे बादशाह क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। अभी भी आग वहां पर लगी हुई है। सेना की टीमें जो है आग पर काबू पाने में लगी हुई है, और जो भी रास्ते थे जहां से इन्फिल्ट्रेशन होती थी, उन रास्तों पर लगाई गई बारूदी सुरंगें आग की वजह से फट चुकी हैं, और काफी धमाके वहां पर अभी भी जो लोग हैं वो सुन रहे हैं। आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये कोशिश थी पाकिस्तान की तरफ से, एक साजिश थी नकाब उनकी की किसी न किसी तरीके से रास्ते क्लियर करके आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। तो मेंढर के मनकोट, टांगा गली और बालाकोट सेक्टर में इस समय आग जो है वो सीमा पार से लगाई गई आग भारतीय सेना की चौकियों के पास पहुंची हुई है, और आग पर काबू पाने के लिए सेना की टीमें वहां पर जुटी हुई हैं। हालांकि रात से जारी जो आग थी, अभी सुबह थोड़ी आग कम हुई है, लेकिन अभी भी जारी में आग वहां पर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका। बगदादी के खात्मे के लिए इस्तेमाल किए गए बेल्जियन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते दिल्ली पुलिस के बेड़े में भी शामिल। इसी नस्ल के कुत्तों की मदद से अमेरिकी सेना के जवान बगदादी तक पहुंचे थे और उसे मार गिराया था। दावा किया जाता है कि इस नस्ल के कुत्तों की सूंघने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की एक परेड के दौरान इन खोजी कुत्तों की पूरी टीम को भी शामिल किया गया। दो खास डॉग दिखा रहे हैं, इसके अलावा 3 और इसी बेड़े में हैं। ये 5 जो बेल्जियम शेफर्ड डॉग हैं, जिन्हें मेलोनाइज डॉग्स भी बोलते हैं, ये दिल्ली पुलिस ने अपने बेड़े में शामिल किए हैं, और बीएसएफ टेकनपुर में इनकी खास ट्रेनिंग हुई है। दिल्ली में किसी संदिग्ध सामान की तलाशी या फिर विस्फोटक या नशीले पदार्थों की जांच के लिए ज्यादातर मामलों में दिल्ली पुलिस भी इन्हीं खोजी कुत्तों की मदद लेती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी को मार गिराने के ऑपरेशन में शामिल एक बेल्जियन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते को सम्मानित किया है। अमेरिका का दावा है कि कुत्ता सीरिया में बगदादी के खिलाफ हुए उसकी सेना के ऑपरेशन में शामिल था, और इसी की मदद से अमेरिकी सेना के जवान एक सुरंग में छिपे बगदादी तक पहुंचे। राष्ट्रपति ने इस कुत्ते को सम्मानित करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उसे अमेरिकी हीरो बताया। बंगाल के हुगली में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बीजेपी का यह प्रदर्शन अपने एक कार्यकर्ता की कुछ दिनों पहले हुई हत्या के विरोध में था, जिस पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और लोगों को खदेड़ते हुए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने सड़क पर रखी कुर्सियों को फेंक दिया।
आरोप है कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इलाके की दुकानों को जबरदस्ती बंद करवा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो भागने लगे। पुलिस भी उनके पीछे भागी और एक प्रदर्शनकारी को उन्होंने पकड़ लिया, जिसकी पिटाई करने के बाद उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने इस प्रदर्शन की वजह से हुए सड़क जाम को खुलवाया। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए रैली निकाली। इस रैली में सबसे आगे कुछ महिला कार्यकर्ता एक बैनर लेकर चल रही थी, वहीं कई लोग पार्टी के झंडे लिए इस रैली में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। इसके बाद पीएम मोदी एकता परेड में हिस्सा लेने के लिए निकल पड़े हैं। 2014 में बीजेपी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद से सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी अपने पूरे काफिले के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे और उनके चरणों में फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और आज पूरा देश सरदार पटेल की 144वीं जयंती मना रहा है। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तभी से इस जयंती को पूरे देश में एकता का संदेश देने के तौर पर मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये सराहनीय कदम लोगों को भी खूब भा रहा है और एक कोशिश की जा रही है उनके विचारों को देश तक पहुंचाने की, नौजवानों तक पहुंचाने की। उनका जो योगदान था वो भुलाया नहीं जा सकता कि जिस तरह से आज़ादी के बाद या फिर उन्होंने रियासतों को जोड़ने का काम किया, वो कभी भी उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। और उनके इसी योगदान, उनकी विचारधारा को देश में फैलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लगातार इस तरह के कदम उठाए गए हैं। और 31 अक्टूबर को पूरा देश राष्ट्रीय एकता के तौर पर मनाता है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री मोदी ने उनके चरणों में फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, और ये दूसरी एकता परेड की है जिसमें प्रधानमंत्री खुद हिस्सा लेंगे। और तड़के सुबह देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए और इस कदम को सराहनीय बताया। और एक कोशिश की गई है कि देश में अखंडता, एकता कितनी ज़रूरी है और उसी के लिए ये एकता दिवस के तौर में उनकी जयंती मनाई जाती है। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात पहुंचे थे और आज पूरा देश सरदार पटेल की जयंती मना रहा है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। अमिताभ, जो सरदार पटेल का योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि खुद देश के पिता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी चिट्ठी लिखकर सरदार पटेल का शुक्रिया किया था कि उन्होंने जो काम किया है वो देश की अखंडता को बनाने के लिए। जी अमिताभ, मैं आपको बता दूं कि इसकी रूपरेखा 1 महीने पहले तैयार हो गई थी, जब पूरे देश में सुरक्षा बलों को धन्यवाद देने के लिए किस तरह से वो देश की जनता की सुरक्षा करते हैं, चाहे सीमा पर हो, चाहे कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सुरक्षा का मामला हो, चाहे अपराध हो, चाहे नक्सली इलाके में जितने भी सुरक्षा बल हो, चाहे सैनिक बल हो, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस फोर्स हो, सबको जनता की तरफ से और सरकार की तरफ से धन्यवाद देने की प्रक्रिया हो। इस बाबत अमित शाह ने तमाम मंत्रियों को भी चिट्ठी लिखी थी। और ये अद्भुत तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात के
केवड़िया से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एकता परेड में शामिल हुए हैं और बेहद खूबसूरत नज़ारा है जहां पर देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की याद दिलाने की कोशिश की गई है, उनके विचारों को देश तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, युवाओं तक फैलाने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो वहीं लखनऊ में एक प्राइवेट बेकाबू बस ने डिवाइडर पर सो रहे लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि बस दिल्ली से फैजाबाद जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही ये हादसा हो गया। देश में टेलीकॉम कंपनियों के संगठन COAI की सरकार को लिखी एक चिट्ठी पर रिलायंस जियो ने विरोध जताया। ये चिट्ठी देश की 2 टेलीकॉम कंपनियों की माली हालत खस्ता होने पर लिखी गई थी, जिसमें दोनों कंपनियों के लिए सरकार से बेल आउट पैकेज की मांग की गई। साथ में COAI ने यह भी कहा था कि अगर बेल आउट पैकेज न दिया गया तो टेलीकॉम इंडस्ट्री और सरकार की कई योजनाओं पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जियो ने आरोप लगाया कि ये चिट्ठी COAI ने जियो की राय लिए बिना ही जारी कर दी। जियो ने कहा है कि दोनों कंपनियां अपनी संपत्ति बेचकर अपने कर्ज का भुगतान आसानी से कर सकती हैं और दोनों को बेल आउट पैकेज न भी दिया जाए तो टेलीकॉम उद्योग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जियो ने आरोप लगाया है कि COAI ने इस मामले में केवल एक पक्ष की राय सुनी और चंद लोगों के प्रवक्ता की तरह काम किया। जियो ने COAI से कहा है कि इस मामले में टेलीकॉम मंत्रालय तक उसकी राय भी पहुंचाई। पटना में एक बदमाश महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गया। पटना के जक्कनपुर इलाके में बदमाशों के जरिए एक महिला के गले से सोने की चेन छीनने की वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश के सागर में लोकायुक्त पुलिस ने एक महिला कर्मचारी को 20,000 रुपए रिश्वत लेते ही रंगे हाथों पकड़ लिया। 2 प्रकरणों के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी, तो आज उनको रंगे हाथों पकड़ा गया रिश्वत। दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में मामूली विवाद पर कुछ लोगों ने फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले एक लड़के को पीट दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। कर्नाटक सरकार इस साल टीपू सुल्तान की जयंती नहीं मनाएगी। साथ ही बीजेपी सरकार स्कूली किताबों से भी टीपू सुल्तान से जुड़ा पाठ हटाने पर विचार कर रही है। झारखंड के खूंटी में 2 लाख के इनामी उग्रवादी हरिहर महतो को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। हरिहर महतो PLFI का एरिया कमांडर है। दिल्ली में महिलाओं के लिए DTC बसों में मुफ्त सफर की योजना पर खुद CM अरविंद केजरीवाल ने उनसे बात की। भाई दूज से महिलाओं के लिए DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बस में सफर कर महिलाओं से सरकार की इस सुविधा पर राय मांगी। बस में अब कोई किराया नहीं देने से खुश महिलाओं ने सरकार की इस पहल की तारीफ की। बहुत अच्छा काम किया सर आपने, पहली सरकार है जिसने हम महिलाओं के लिए सोचा। DTC बसों में महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए तैनात मार्शल भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी पर दिखे। इस दौरान केजरीवाल ने दावा किया कि इस कदम से अब महिलाओं को भी बराबरी के मौके मिलेंगे। ये एक ऐसा कदम है जिससे महिलाएं दूर दूर काम के लिए जा पाएंगी, कॉलेज के लिए जा पाएंगी, स्कूल के लिए जा पाएंगी, उनको 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर निशाना साधा और महिलाओं के लिए DTC बसों में मुफ्त सफर को दिल्ली विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया। जब आप चुनाव आने पे कुछ करते हो तो उसको प्रलोभन कहा जाता है, और चुनाव जीतने के बाद जो वादा आप पूरा करते हो उसको काम कहा जाता है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर केंद्र की कई योजनाओं को रोकने का भी आरोप लगाया, जिससे लोगों को मुफ्त इलाज समेत दूसरी सुविधाएं मिल सकती थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई और फिर देखते ही देखते कार आग की भीषण लपटों में घिर गई, जिसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि उससे उठने वाली लपटें दूर से ही दिखाई पड़ रही थीं। खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। इस दौरान वहां 2 फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाते हुए भी दिखाई दिए। कार में लगी आग देखकर वहां कई लोग भी इकट्ठा हो गए। आग बुझाने के दौरान वहां धुएं का गुबार भी छा गया।
हालांकि कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बताया गया कि कार में 2 लोग सवार थे जो वक्त रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे और उनको किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। पटना में छठ के मौके पर भीड़ को संभालने और दुर्घटना रोकने के लिए हुई एक ट्रेनिंग के दौरान पुलिस के कई जवान और अधिकारी सोते रहे। जिस वक्त ये अधिकारी गहरी नींद में डूबे थे, उस वक्त मंच से कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन ट्रेनिंग में शामिल ये पुलिस वाले कुर्सियों पर सोते नजर आए। सामने मंच से छठ के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा के लिए कई निर्देश दिए गए, लेकिन इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा और पूरी मीटिंग के दौरान ये सोते ही रहे। सामने से जो लोगों को के ऊपर ज्यादा से ज्यादा नजर रखा जा सके, पीछे से नजर रखना उतना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुछ पुलिस वाले ऐसे भी थे जो ट्रेनिंग के दौरान मोबाइल में व्यस्त दिखे, जबकि ट्रेनिंग में शामिल पुलिस वालों के अलावा वहां मौजूद कई अधिकारी भी सोते दिखे। ट्रेनिंग के लिए पहुंचे लोगों की नजर जब सोते अधिकारियों पर पड़ी तो उन्होंने सभी को अपनी सीटों से उठाया और दोबारा बैठाकर ट्रेनिंग पर ध्यान देने की अपील की। इस ट्रेनिंग में पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के अलावा कई गोताखोर और नाविक भी शामिल थे। अमेरिका ने बगदादी के खात्मे का एक वीडियो जारी किया है जिसमें बगदादी के ठिकानों पर गोलीबारी और अमेरिकी सैनिकों की कार्रवाई का सबूत होने का दावा किया गया। वीडियो में एक कंपाउंड के पास कुछ लड़ाके दिखाई दिए। थोड़ी ही देर बाद उन लड़ाकों पर हेलीकॉप्टर से गोलीबारी की गई, जिसके बाद वहां से धुएं का गुबार उठने लगा। बताया गया कि कंपाउंड के पास खड़े लड़ाकों ने पहले अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया, जिसके बाद उन पर एयर स्ट्राइक की गई। इस एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका की सेना ने उस परिसर की घेराबंदी की जिसमें बगदादी छिपा हुआ था। इसके बाद बगदादी ने खुद को बम से उड़ा लिया। अमेरिका ने इस हमले में बगदादी के साथ उसके 2 बच्चों के मारे जाने की भी पुष्टि की है। दिल्ली की हवा में जहर घुलने के पीछे हरियाणा और पंजाब में जलाई जा रही पराली को बड़ी वजह माना जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रदूषण पर देश में मचे हंगामे के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं नहीं रुक रही। यहां तक कि दिवाली के 3 दिन बाद भी जब न्यूज़ 18 की टीम पंजाब और हरियाणा के खेतों में पहुंची तो जलती हुई पराली दिख गई। पंजाब के मनसा में तो किसानों ने मीडिया के कैमरों के सामने ही पराली को आग के हवाले कर दिया। सरकार ऐसा करने के लिए किसानों पर जुर्माना लगाती, लेकिन किसानों का आरोप यह है कि केवल जुर्माना लगाने के अलावा सरकार कुछ नहीं करती। मीडिया के सामने ही पराली जलाते हुए किसानों ने नारेबाजी करते हुए सरकार को सीधी चेतावनी भी दे डाली। पिछले कुछ सालों में अलग अलग सरकारों ने जितने भी दावे किए हैं वो सारे वादे किसानों से बात करने के बाद झूठे दिखने लगते हैं। हरियाणा के करनाल में जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो यहां भी खेत जलते हुए ही दिखे। सरकार दावा करती है कि पराली को किसानों से खरीदने की व्यवस्था बनाई गई, लेकिन ऐसे किसी भी इंतजाम की किसानों को कोई खबर नहीं है। किसी भी एक किसान से ये बताओ ना कि कहाँ बिक्री है, वो कौन खरीद रहा है, कौन ले रहा है, कौन किसान के पास आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये तो सब सरकार के झूठे वादे हैं, झूठी बातें। हरियाणा में किसान धान की फसल की कटाई कर रहे हैं, लेकिन शायद ही ऐसा कोई किसान हो जिसने कटाई के बाद पराली को आग न लगाई। धान की कटाई के बाद आप देखिए किस तरीके से जो हिस्सा बच जाता है, क्योंकि मशीनों से कटाई की गई इसलिए ज़्यादा हिस्सा बचा हुआ है। तो ये जो हिस्सा जो बच जाता है इसको साफ करने के लिए इनको फिर एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद इनको आग लगा दी जाती है ताकि अगली फसल की बुआई की जा सके। लेकिन अगली फसल बोने के लिए खेत को साफ किया जाना जरूरी है। खेत को साफ करने का मतलब है कि फसल की कटाई के बाद बची हुई ठूंठ यानी पराली को हटाना। लेकिन ये परेशानी पिछले करीब 15-20 साल से ही खड़ी हुई है, क्योंकि उससे पहले फसलों की कटाई हाथों से की जाती थी और जब हाथ से फसल काटी जाती थी तो खेत को अच्छी तरह साफ भी किया जाता था, यानी खेत में कोई ठूंठ या पराली छोड़ी ही नहीं जाती। पराली की परेशानी तब शुरू हुई जब दोनों राज्यों में किसानों ने फसलों की कटाई के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फसलों की कटाई के लिए किसान कंबाइन हार्वेस्टर नाम की मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये मशीन कटाई का खर्च भी कम कर देती है और वक्त भी बचाती है। मशीन को कंबाइन हार्वेस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फसल की कटाई और छटाई दोनों एक साथ ही कर देती है। लेकिन कटाई करने के बाद यही कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में 6 इंच से 1.5 फीट तक ऊंचे ठूंठ छोड़ देती है, जिसे पराली कहा जाता है। और किसान भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल न किया जाए तो पराली की समस्या खड़ी ही नहीं होगी। लेकिन किसानों की अपनी मजबूरी है,
और उनकी दलील है कि अगर मशीन का इस्तेमाल न किया जाए तो कटाई का खर्च 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कंबाइन हार्वेस्टर जरूरी है और पराली को जलाना मजबूरी है। मजदूरी या कटाई 5,000 रुपए किला कटाई ले रहे मजदूर, जो कंबाइन तक कटवाओ हमारी 1,500 रुपए किला कट जाए। इस बार सरकार के सारे दावों की पोल इसलिए खुल गई क्योंकि पराली जलाने की घटनाएं पिछले सालों से भी कई ज्यादा बढ़ गई, जिसका सीधा मतलब यह है कि पराली जलाने से किसानों को रोकने के लिए या तो कुछ किया ही नहीं गया, और अगर किया गया तो उसका कोई असर नहीं। किसान तो इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि सरकारें उनके पास केवल जुर्माना वसूलने के लिए पहुंचती हैं। इन्हें किसान ना बेच लो, खा लो, इसका खून पी लो, खून पीने में तो कसर नहीं छोड़ रहे। चलान करते जो जेल में जाके बैठांगे और क्या करांगे, मरते हो जेल में बैठांगे, चुप रहना तुम्हारा पाई नहीं, कहाँ तो भरांगे जुर्माना, फ्री की रोटी खानी। फसलों की कटाई पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर जिलों में पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी चाहे जिस जिले में चले जाओ कोई ना कोई खेत जलता हुआ जरूर दिख जाएगा। चंडीगढ़ तो हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी है, जहां सारे सरकारी दफ्तर हैं, लेकिन पराली का जलना चंडीगढ़ के पास मोहाली में भी नहीं रुक रहा। पराली जलाने के मामले दिवाली के मौके पर ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो ये मोहाली के गांव की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले ही पराली जलाई गई है। ऐसे हालात तब हैं जब केंद्र के अलावा हरियाणा और पंजाब की सरकार पिछले 3 साल से किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील कर रही है। करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे किए जा चुके हैं। अप्रैल 2018 से मार्च 2020 के 2 साल में केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए 669 करोड़ रुपए मंजूर किए। ये पैसा पराली जलाने से रोकने पर खर्च किया जाना था। केवल इसी मकसद से अकेले मौजूदा कारोबारी साल में पंजाब को केंद्र सरकार की तरफ से 273 करोड़ रुपए दिए गए। लोगों को पराली से होने वाले प्रदूषण पर जागरूक करने के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया गया। पंजाब सरकार ने एनजीटी के सामने यह भी कहा कि 28,600 से ज्यादा आधुनिक मशीनें खरीदी गईं, जो हजारों किसानों और सहकारी संगठनों को दी गईं। अभी तो पंजाब सरकार केंद्र से 150 करोड़ रुपए और मांग रही है ताकि ऐसी मशीनें और खरीदी जा सकें। लेकिन अब तक खरीदी गई मशीनों या पराली जलाने पर खर्च की गई रकम का हालात पर जरा भी फर्क दिखाई नहीं दिया। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक स्मृति चिन्ह भेंट। आगे बढ़ते हैं तो वहीं अफ्रीकी देश कैमरून के पश्चिमी इलाके में जमीन खिसकने से 42 लोगों की मौत होगी, जबकि कई लोग लापता हो गए। वहां पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद अचानक जमीन खिसक गई और 20 से ज्यादा मकान मलबे की चपेट में आ गए। जमीन खिसकने के बाद हड़कंप मच गया और इलाके के लोगों ने ही अपने स्तर पर राहत बचाव का काम शुरू किया। जानकारी मिलने के बाद सेना को भी राहत बचाव के लिए तैनात किया गया, जिन्होंने खुदाई करने वाली मशीनों से मलबा हटाना शुरू किया। इस दौरान मलबे से कई शव भी निकाले गए। बताया गया कि एक पूरी बस्ती अचानक आई इस आपदा की चपेट में आ गई और वहां मौजूद कई मकान मलबे में ही दब गए। हादसे में अब भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। लेबनान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के समर्थकों के बीच जोरदार झड़प हो गई। वहां पिछले 2 हफ्तों से चल रहे प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री साद अल हरीरी ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारी राजधानी बेरूत की सड़कों पर उतर आए और जमकर जश्न मनाया। हालांकि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद भी प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी की कई सड़कों को भी बंद कर दिया। प्रदर्शन के दौरान वहां बड़ी तादाद में हिजबुल्लाह समर्थक भी पहुंच गए, जिनकी प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प शुरू हो गई। हिजबुल्लाह समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की और उनके कई कैंप को आग के हवाले कर दिया। हिजबुल्लाह समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से भगाने की भी कोशिश की।
बवाल बढ़ता देख सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाला और बीच बचाव की कोशिश शुरू की, लेकिन इसके बाद भी दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़े रहे। हिंसक झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाए। महाराष्ट्र में एक बस 30 फीट गहरी खाई में गिरकर एक पेड़ से अटक गई। महाराष्ट्र के पोलादपुर में एक बस 30 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे बस में सवार 12 लोग घायल हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप के आरोप में जेल में बंद पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर सुनवाई 8 नवंबर तक के लिए टाल दी। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और शिवसेना की पार्षद शीतल महात्रे ने ट्विटर पर जान से मारने की धमकी देने वाले आशीष के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में राम मंदिर पर आने वाले फैसले से पहले सुरक्षा के मद्देनजर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया। रूटीन में जो है आज हरदोई स्टेशन का चेकिंग का रूटीन था, जो बीडीएस और डॉग स्क्वाड दोनों साथ में ये चेकिंग चलता है। केरल के तिरुवनंतपुरम में कुछ छात्रों ने पलक्कड़ में हुई 2 बहनों की संदिग्ध मौत के सभी आरोपियों को रिहा करने के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने यूरोपीय यूनियन सांसदों के कश्मीर दौरे पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। पूरे मुल्क के लोगों को एक होना पड़ेगा, डेमोक्रेसी खतरे में है, सब लोग दुखी हैं। केंद्र सरकार ने केरल के कोच्चि में वाटर मेट्रो चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एक रिपोर्ट में बताया गया कि कोच्चि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट पर्यावरण से जुड़ी अड़चनों की वजह से काफी समय से अटका हुआ था, जिसे केंद्र ने मंजूरी दे दी। देश के इस पहले वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट पर 819 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जानकारी दी गई कि वाटर मेट्रो 16 रूट पर चलेगी और कोच्चि के 10 इलाकों को जोड़ेगी। कोच्चि में बैकवाटर से होकर गुजरने वाले 78 किलोमीटर लंबे रूट पर 38 वाटर मेट्रो टर्मिनल बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए 78 इको फ्रेंडली नावें बनाई जा रही हैं, जो पूरी तरह एयर कंडीशनड हों। वाटर मेट्रो रूट पर चलने वाली नावों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 2 बोटयार्ड भी बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का जिम्मा कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के हवाले है, जिसमें केंद्र और केरल सरकार की साझेदारी। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को कांग्रेस ने बलिदान दिवस के तौर पर मनाया। इस मौके पर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह शक्ति स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और आज 2 खास महत्व हैं आज के दिन के। एक तरफ पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है, तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की भी आज पुण्यतिथि है और कांग्रेस इसे बलिदान दिवस के तौर पर मना रही है। और सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह शक्ति स्थल पर पहुंचे और जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती पर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट से सीधे अपनी मां से मिलने पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। पीएम करीब 20 मिनट तक अपनी मां के साथ रहे। इसके बाद वो राजभवन के लिए रवाना हो गए। लेबनान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के समर्थकों के बीच जोरदार झड़प हो गई। वहां पिछले 2 हफ्तों से चल रहे प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री साद अल हरीरी ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारी राजधानी बेरूत की सड़कों पर उतर आए और जमकर जश्न मनाया। हालांकि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद भी प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी की कई सड़कों को भी बंद कर दिया। प्रदर्शन के दौरान वहां बड़ी तादाद में हिजबुल्लाह समर्थक भी पहुंच गए, जिनकी प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प शुरू हो गई। हिजबुल्लाह समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की और उनके कई कैंप को आग के हवाले कर दिया। हिजबुल्लाह समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से भगाने की भी कोशिश की। बवाल बढ़ता देख सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाला और बीच बचाव की कोशिश शुरू की, लेकिन इसके बाद भी दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़े रहे। हिंसक झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया।